चैप्टर्स के बाद अब अपन 9th का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो अपना पहला चैप्टर होगा, दैट विल बी मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। देखो, अब जब भी साइंस पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो उनको डेली लाइफ की चीजों से रिलेट करके देखना, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम अगर देखो तो तुम्हारी मम्मी को तुमसे ज्यादा साइंस आती है अभी एट दिस टाइम। दही कैसे जमती है उनको पता है कि मुझे इसको गर्म टेम्परेचर पे रखना है, ढक के रखना है, कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। दूध फट रहा है, पनीर बन रहा है, घी बन रहा है, ये सारे कंसेप्ट उनको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तुम्हारी मम्मी तुमसे ज्यादा साइंस जानती है, ऑलरेडी जानती है। तो यही चीज तुमको देखनी है कि जो साइंस है हमारे पास, खासकर जो केमिस्ट्री हम 9th और 10th में पढ़ेंगे, उसको हम बहुत हद तक अपनी डेली लाइफ में रिलेट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इन और आर का मतलब समझाने की जरूरत तो है नहीं। सराउंडिंग जो तुम्हारे आसपास हो रहा है उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। मैटर की हम बात करते हैं कि भैया ये मैटर क्या होता है, क्या चीज क्या है, क्या बन रहा है। कई बार सुना है, इंग्लिश में सुनते हो भाई कोई मैटर नहीं है, हाँ। तो वो अब रैंडमली हमारे लिंगो में आ गया कि कोई मैटर नहीं है, जबकि मैटर क्या है? एक साइंटिफिक टर्म। जो बेसिक डेफिनेशन हम देते हैं, क्या देते हैं? ऐसी कोई भी चीज जो कुछ मास ऑक्यूपाई कर रही हो या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हो, जिसको कई बार हम स्पेस लिख देते हैं। अब ये होता क्या है, मतलब क्या है इसका? देखो, जैसे ये मार्कर ही है, इस मार्कर को मैं यहाँ बोर्ड पे रख रहा हूँ, तो ये अपनी खुद की कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना, मतलब ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और मैंने इसको उठा रखा है तो मेरे हाथ में कुछ वजन भी है। मैं ये देख के तुमको मारूंगा तो तुमको चोट लगेगी, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ मास भी है, ठीक है। तो कुछ मास है, कुछ स्पेस है। तो ऐसी कोई भी चीज जो मास रखती है अपने पास, मतलब उसमें वजन है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब कोई भी चीज है तो वो स्पेस किस फॉर्म में ऑक्यूपाई करेगी? वॉल्यूम के फॉर्म में। तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? मैटर, ठीक है। अब तो अपने आसपास कुछ भी देख लो, कोई किताब हो गई, फोन हो गया, मार्कर हो गया, मैं हो गया, तुम हो गए, हम सब क्या है? हम सबके पास कुछ ना कुछ वेट है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया हमारे पास मास है, ठीक है। और हम सब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक कमरा है उसमें मैं इनफाइनाइट लोगों को भर सकता हूं। हर बंदा कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एक लिमिटेड अमाउंट ही आ पाएगी। तो हम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वही वॉल्यूम किस फॉर्म में हो गई? हमारी स्पेस ऑक्यूपेंसी होगी, ठीक है। तो मैटर ऐसी चीजें हुई, ठीक है, ऐसी थिंग हुई, इंग्लिश में बोल लो कि ऐसी कोई भी चीज, इंग्लिश में थिंग, जो कि क्या ऑक्यूपाई कर रही है? किसी भी तरीके से कुछ मास ऑक्यूपाई कर रही है या फिर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये बेसिक डेफिनेशन मैटर की हमारे पास आती है, दैट मैटर इज एनीथिंग दैट occupies space and has mass। अब ये देखो, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। अगर तुम चाहो तो इसमें हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? अब लेट से तुम्हारे पास कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो सबसे पहली बात, इसके पास मास तो है ही, वजन होगा इस बॉक्स का कुछ ना कुछ, और हमको क्लियरली दिख रहा है कि यार ये इधर कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। और कुछ नहीं तो मैथ ही लगा लो, एक क्यूब फॉर्म का बॉक्स होगा, तो क्यूब का तुम वॉल्यूम पढ़ते हो, अगर वॉल्यूम पढ़ते हो तो मतलब उसके पास कोई ना कोई स्पेस है। तो ये मेरा मैटर है, मान लिया। अब मुझे अगर इसको यहां से हिलाना है, मान लो मैं इसको चाहता हूं इस डायरेक्शन में हिलाना, तो मुझे इधर से फोर्स लगाना ही पड़ेगा। या मैं चाहता हूं इस बॉक्स को उठाना, तो मुझे ऊपर फोर्स लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है, इसको लिफ्ट करने के लिए किसी ना किसी तरीके का फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कि ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, अपने आप से ये कुछ नहीं कर रहा, अपने आप से कहीं नहीं जा पा रहा है, तो रेजिस्टेंस है इसमें। वहीं तुम लाइट को देखो, लाइट जो है उसको तुमको धक्का नहीं देना पड़ता है कि चल इधर चल इधर जा। लाइट अभी आई रही है मेरे ऊपर, मैं उसको धक्का देके नहीं ला रहा हूं कि मेरे पास आ। तो ये मैटर जो होते हैं उनको तुमको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। उसको हम ये बोल सकते हैं, दैट मैटर ऑफर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को अपोज करना, ठीक है। जैसे मैं ये मोशन को अपोज कर रहा है, तो उसको मोशन कराने के लिए जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम पढ़ने को अपोज करते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट यू आर ऑफरिंग
रेजिस्टेंस फॉर स्टडी। तुम पढ़ने के लिए मना कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई को रेजिस्ट कर रहे हो। ठीक, तो अब अपनी डेफिनेशन अपन इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट मैटर इज एनीथिंग that occupies space, किस फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में, हैज मास, किस फॉर्म में, उसका कुछ वेट होगा, ठीक है, एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस। तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तुम थोड़ी डेफिनेशन को अपनी इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो बाय एडिंग दिस फ्रेज, ऑफर्स रेजिस्टेंस। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, दिस इज द डेफिनेशन फॉर मैटर। तो अब हमको ये तो समझ में आ रहा है कि मैटर क्या क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एयर को लेके बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर एयर तो हमको नहीं दिख रही है, ना ही हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका कोई वेट है। तो देखो उसकी वो कुछ प्रॉपर्टीज है कि तुम एयर को देख नहीं सकते हो। अदरवाइज तुम अगर एयर को बलून में फिल कर देते हो तो बलून बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, तो मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और बलून को पहले वेट करो, एयर भरने के बाद वेट करो, उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे लेस का एग्जांपल लो, लेस में नहीं बोलते हो कि इसमें मैक्सिमम तो हवा है, तो 100 ग्राम में 60 ग्राम तो हवा ही है, बाकी उसमें सिर्फ लेस है। तो तुम बोल रहे हो ना हवा का वजन है, तो देखो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे साइंस की बात आती है वहां फिर हवा टाइट हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो एयर जो है, एयर भी मास है उसके पास और वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर ही रहा है। बलून का एग्जांपल हमने देख लिया, तो एयर भी एक तरीके से मैटर है। क्या मैटर नहीं होता है, देखो जैसे लाइट, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा इस चीज को। अभी मैंने एक्सप्लेन करा, लाइट मेरे पास यहां तक अपने आप आ रही है, मैं धक्का देके नहीं ला रहा हूं उसको। हीट, सूरज की हीट तुम्हारे पास अपने आप लग रही है, वो कोई फोर्स नहीं डाल रहा है कि नहीं नहीं गर्मी इसको लगनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे मैटर नहीं है, ये सारे मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ना इनके पास मास होता है, और ना ही इनको कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है मोशन करने के लिए, वो अपने आप से मोशन में है, ठीक है। चलो, तो ये हुई अपनी एक मैटर की बात, ठीक। फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, अब तुम जब भी ये चैप्टर पढ़ोगे तुमको ऐसे बक्से बने हुए दिखेंगे, कहीं पे भी पढ़ोगे कुछ ऐसे बॉक्स बना देगा, ठीक। फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा जिसमें कि सारे गोले आसपास हैं, फिर एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें गोले काफी दूर है। तो ये क्या चीज होती है, इसको अपन अभी देखते हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर जो होता है वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, कई तरीके के मैटर होते हैं, तो ये उनको डिनोट करने का तरीका होता है। लेकिन उससे पहले हम मैटर के बारे में थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं कि ये चीज क्या होती है और कैसे आती है, ठीक है। और उसमें भी जाने से पहले अपन कुछ वर्ड्स देखते हैं, जो वर्ड्स अपने पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम रैंडमली यूज नहीं करेंगे, किसी भी चीज को थिंग बोल दिया, किसी को भी पार्टिकल बोल दिया, किसी को भी सब्सटेंस बोल दिया। अब साइंस पढ़ रहे हो तो वर्ड्स का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो हमको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं सब्सटेंस, तो देखो सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस इज अ टाइप ऑफ मैटर। क्या है ये, इट इज अ काइंड ऑफ मैटर, या इट इज अ टाइप ऑफ मैटर, इज अ काइंड ऑफ मैटर जिसको कि हम और सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरे मैटर में यूजिंग अ फिजिकल मैटर। इट इज अ काइंड ऑफ मैटर which cannot be separated, which cannot be separated into other matter, which cannot be separated into other matter, ठीक है, जिसको किसी और मैटर में सेपरेट नहीं करा जा सकता यूजिंग फिजिकल मैथड। कोई फिजिकल मैथड यूज करके हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखो ऐसे रैंडमली किसी भी चीज को सब्सटेंस मत बोलो, ठीक है। सब्सटेंस कुछ एक पर्टिकुलर चीजें ही होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, मान लो तुम्हारे पास चीनी का पानी, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास तुमने वाटर ले रखा है, ये वाटर है तुम्हारे पास, और तुमने इसमें स्पून से क्या डाल दिया, तुमने इस पे स्पून से चीनी डाल दी, ठीक है, चीनी तुमने इसमें मिक्स कर दी, ठीक। अब क्या होगा, अब ये मेरे पास है शुगर प्लस वाटर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, फ्लो फ्लो में भावनाओं में बह जाते हैं, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलने के चक्कर में शुगर प्लस वाटर को सब्सटेंस बोल देते हैं।
वो नहीं हो सकता यार। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इवेपोरेट करना स्टार्ट करता हूँ तो वाटर को इवेपोरेट कर सकता हूं मैं, और फिर मेरे पास पूरा का पूरा पानी खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, शुगर। तो बॉइलिंग इज अ फिजिकल मेथड, ये तुम फिजिकल मेथड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। केमिकल मेथड्स होते हैं जब कोई केमिकल चेंज हो, केमिकली कोई नया कंपाउंड बन जाए, केमिकली कुछ चीज खत्म हो जाए। फिजिकल मेथड होता है जिसको कि हम वापस से रिकवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बॉइल कर रहा हूँ तो वाटर वाटर वेपर्स में बने होंगे, मैं उसको फिर से कंडेंस करके वाटर बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस पूरे को मैं सब्सटेंस नहीं बोलूंगा, लेकिन अब मेरे पास क्या बच रहा है, शुगर। और इस शुगर को मैं किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे घर में चीनी है, उसको गर्म करके तुम उसको अलग कर पाओगे क्या? चीनी मतलब टूट गई, अपने कुछ पार्टिकल्स में टूट गई, कार्बन कार्बन में टूट गई, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन शुगर का अलग हो गया, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो शुगर को मैं यहां क्या बोलूंगा, शुगर इज अ सब्सटेंस। शुगर क्या हो गया मेरे पास, सब्सटेंस हो गया। तो अब शुगर अगर सब्सटेंस है तो ऐसे ही, और एग्जांपल सॉल्ट जो हमारा NaCl होता है वो भी क्या हो गया, सब्सटेंस है। लाइम, लाइम चूना पत्थर, ये भी हमारे पास क्या है, ये सब सब्सटेंस है, ठीक है। तो आई होप सब्सटेंस समझ में आ रहा होगा। आप रैंडमली सब्सटेंस यूज नहीं करोगे किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो ये होता है सब्सटेंस। अब क्योंकि हम मैटर पढ़ रहे हैं तो एक बार हम मैटर की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे जो तुम इस चैप्टर को पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस और आगे प्लाज्मा वगैरह, ठीक है। तो पहले हम मैटर को जानते हैं कि मैटर होता क्या, और उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि मैटर में क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। स्कूल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, फाउंडेशन के लिए भी टॉपिक है, कोई एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम, कोई भी ओलंपियाड, NTSC, तो पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम मैटर को समझते हैं किस फॉर्म में, मैटर की जनरल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में, कि मैटर क्या जनरल प्रॉपर्टी शो कर सकता है, जरा उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम मैटर की देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम मैटर की देख सकते हैं। देखो पुराने फिलोसोफर्स का मानना था कि जो मैटर होता है वो मैटर एक कंटिन्यूअस चीज है। मैटर क्या है, कंटिन्यूअस चीज है। ऐसा नहीं होता है, मैटर के पास पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पे हम पहला पॉइंट ये बोल सकते हैं, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इनफैक्ट they have discrete particles। अब डिस्क्रीट वर्ड सुन के घबराना नहीं है, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं उसके पास। तो पहली प्रॉपर्टी हम ये समझ सकते हैं कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इनफैक्ट दे हैव डिस्क्रीट पार्टिकल्स। जैसे लकड़ी का तुम एक टुकड़ा लो, फाइन एकदम लकड़ी है, कहीं से रफ सरफेस नहीं है, तो वो हमको कंटिन्यूअस दिखता है, ठीक है। तो मैटर, अब लकड़ी है तो मैटर, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब मैटर की जैसे हमने बात करी काफी सारी फॉर्म्स होती हैं, तो मैटर की कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसमें कि पार्टिकल्स जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, और उनकी कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिसमें कि स्पेसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब उनको डिस्कस करा जाए तो इसको हम एक एक्टिविटी से डिस्कस कर सकते हैं। देखो ऐसा समझो, तुम्हारे पास यहाँ पे एक वाटर का कंटेनर है, ठीक है। इसमें मैंने फिर से स्पून से क्या करा, स्पून से शुगर डाल दी, ठीक। उससे पहले एक चीज समझो, मान लो तुम इसमें पत्थर डाल देते पानी में, तो यहां पे पत्थर डालने के बाद क्या वाटर का लेवल राइज करता? बिल्कुल करता, क्योंकि अब इतनी स्पेस तो पत्थर ने ऑक्यूपाई कर ली, तो वाटर थोड़ा सा ऊपर आ जाता। वो कौवे वाली कहानी हमने सुनी है, पत्थर डाल डाल के उसने पानी ऊपर ले आया और पी गया। तो अगर मैं पत्थर डालता तो यहाँ पे हमारा जो इसका लेवल है वाटर का वो इंक्रीज करता। अब मैंने पत्थर नहीं डाला है, अब मैंने चीनी डाली इसमें, और जब मैं इसमें चीनी डालता हूं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि जो वाटर लेवल है, यहां पे मैं लिख लेता हूं इस तरीके से ताकि कंफ्यूज ना हो, वाटर प्लस स्टोन। तो यहां पे क्या हुआ, हमारा लेवल जो है वो इंक्रीज कर, ये मेरे पास क्या है, शुगर इसमें मिल चुकी है, तो ये वाटर प्लस शुगर, यहां पे लेवल में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा, नो इंक्रीज इन लेवल। ये एक्टिविटी तुम करके भी देख सकते हो घर पे, ठीक है। नापने वाला कोई बर्तन हो उसमें इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो, अदरवाइज पेन से खुद ही निशान लगा दो कि यहां तक पानी भरा, उसमें चीनी मिला के देखो ऊपर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो शुगर मिलाने पे वाटर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जबकि पत्थर डालने में वाटर में इंक्रीमेंट हो रहा था। इसका क्या मतलब हुआ कि जो शुगर के क्रिस्टल्स थे, शुगर के छोटे छोटे फाइन क्रिस्टल्स होते हैं,
वो जब टूट गए, ब्रेक हो गए पानी में जाने के बाद, तो पानी के बीच में कुछ स्पेसेस थी। देखो अब तुमको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। ये जो ऐसे गोले बनाकर तुमको समझाया जाता है, ये लिक्विड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, शुगर डाला हमने, शुगर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करा, और ये जितनी भी पानी के अंदर एम्प्टी स्पेस थी उसी में क्या हुआ, शुगर आके फंस गई। तो यहाँ पे लेवल इंक्रीज करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अब जैसे यहाँ पे समझो ये कमरा है, एक वॉल्यूम मेरे पास एक कमरे की है, ठीक है, या इसी को मान लो ये बोर्ड है मेरे पास, यहाँ पे मैंने खूब सारे मार्कर लगा दिए, एक मार्कर ये रखा, एक मार्कर ये रखा, एंड सो ऑन, ठीक। तो अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं ना कि देखो मार्कर जो है वो तो मेरे पास फिर भी सॉलिड है। जैसे इस कमरे का मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस कमरे में एम्प्टी स्पेस है, अभी खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लोगों को फिट कर पा रहा हूं। अब मैं लोगों को फिट कर रहा हूं, जब तक ये एम्प्टी स्पेस है उसमें मैं लोगों को फिट करता जा रहा हूं। जैसे ही एम्प्टी स्पेस खत्म हो जाएगी तो मेरे पास स्पेस खत्म हो जाएगी, मैं उसमें और फिट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ही होता है, शुगर तुम्हारे पास एक लिमिट तक डिसॉल्व होती है, जैसे ही स्पेस खत्म हो जाती है तुम और शुगर डिसॉल्व नहीं कर पाते, तुम डिसॉल्व करते हो फिर बाहर आ जाती है, फिर डिसॉल्व करते हो फिर बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इनफैक्ट दे हैव डिस्क्रीट पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स थे तभी उनके बीच में स्पेसेस थी और यहाँ पे ये पार्टिकल्स जा रहे हैं। अगर शुगर मेरा कंटिन्यूअस होता, जैसा कि पत्थर कंटिन्यूअस था, तो लेवल इंक्रीज होता। तो यहाँ हमको पता चल रहा है दैट शुगर इज नॉट कंटिन्यूअस, शुगर के पास क्या है, पार्टिकल्स। तो ये अपनी पहली प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर अपन डिस्कस करें तो सेकंड प्रॉपर्टी अपनी हो सकती है यहाँ पे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमने पार्टिकल्स की तो बात करी ली कि मैटर में पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन सम केसेस आर वेरी स्मॉल या आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसको समझने के लिए भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। देखो कैसे, क्या एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने एक केमिकल लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसका कलर पर्पल या ब्लूइश टाइप का कलर होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। हम अभी पर्पल मान लेते हैं इसको कि पर्पल कलर है इसका कॉपर सल्फेट, इसको प्यार से ब्लू विट्रियोल भी बोला जाता है, तो तब समझ में आ रहा होगा इसका कलर ब्लू होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने ले रखा है 100 ml ऑफ वाटर, और इसमें मैंने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, फाइन ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं इसके, उस क्रिस्टल्स को इस पानी में डाल के हमने मिला दिया, ठीक है। फिर क्या करा, फिर मैंने एक और कंटेनर लिया, इसमें मेरे पास क्या है, इसमें भी मेरे पास 100 ml वाटर है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ये जो मेरा सॉल्यूशन ए बना था, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं। मैंने यहां से इस वाले सॉल्यूशन से 10 ml उठा के यहां डाल दिया, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ए। इधर जो सॉल्यूशन बना उसमें से 10 ml उठा के मैंने यहां पे डाल दिया, ठीक। फिर सेम काम हम काफी बार रिपीट कर रहे हैं। सी कंटेनर लिया, उसमें भी मेरे पास क्या है, 100 ml ऑफ वाटर। इस वाटर में मैंने अब की बार इस वाले कंटेनर से उठा के 10 ml डाल दिया, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन बी, इसको मैं बोल देता हूं कंटेनर सी, ठीक। नेक्स्ट हमने एक और कंटेनर लिया, इस कंटेनर में भी क्या है मेरे पास, इस कंटेनर में मेरे पास 100 ml ऑफ वाटर है। फिर मैंने यहां से 10 ml उठा के इसमें डाल दिया, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन सी, इसको डी बोल देते हैं, ठीक है। और ये स्टेप हम और बार भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी श्रद्धा पे। तो जब मैं यहां पे ऑब्जर्व करूंगा तो भी कलर ब्लू दिखेगा मुझे सॉल्यूशन का, क्योंकि क्रिस्टल्स इसके अंदर डिसॉल्व कर गए हैं। और अगर मैं इसको देखूंगा तो भी मुझे सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, ब्लू ही दिखेगा। डिफरेंस क्या आएगा, ये थोड़ा डार्क ब्लू होगा और ये थोड़ा लाइट ब्लू होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम कि यहां से यहां तक में कलर की इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। खैर इस पर तुमको इतना ध्यान नहीं देना, ये डिटेल, ये इस टर्म की डिटेलिंग हम बाद में पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे। अभी ये तो समझ सकते हो, यहाँ डार्क ब्लू था और यहाँ पे लाइट ब्लू हो गया। ये तुम ऑब्जर्व भी करते हो यार, घर में रूह अफ़ज़ा बना रहे हो, ठीक है, एक गिलास तुमने रूह अफ़ज़ा बनाया, ठीक, तुम्हारा दोस्त आ गया और रूह अफ़ज़ा तुम्हारा खत्म हो गया, तुमने उसमें से आधा रूह अफ़ज़ा निकाला, एक दूसरे गिलास में डाला और दोनों में पानी डाल दिया। रहा तो अभी भी रूह अफ़ज़ा ना, लेकिन उसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इसी चीज को हम यहाँ पे केमिकल के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो उससे क्या पता चला मुझे, पहली बात, सबसे पहला पॉइंट,
कि कॉपर सल्फेट के एक क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स थे, तभी पूरा का पूरा पानी नीला हो गया। अगर कुछ ही पार्टिकल्स होते तो हम पानी का हो सकता है ये थोड़ा सा पोर्शन ब्लू होता, लेकिन काफी सारे पार्टिकल्स थे इसलिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो गया। ठीक, फिर ये जो हो रहा है कि यहां तक जाते जाते आखिरी तक पहुंचते पहुंचते तक पर्पल कलर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि खूब सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और जब मैंने यहां से 10 ml उठाया तो कुछ पार्टिकल्स इसमें चले गए तो ये भी ब्लू रहा, फिर कुछ पार्टिकल्स उसमें से उठाए इधर चले गए वो भी ब्लू रहा, फिर कुछ पार्टिकल्स इधर उठाए इधर चले गए वो भी ब्लू रहा। ठीक है, अब इसको समझने का अच्छा एग्जांपल है, तुम्हारे पास पत्थर, मिट्टी और पानी है, तुमको वो सेपरेट करना है। ठीक है, पत्थर मोटे मोटे हैं, तुमने फटाफट उठा के सेपरेट कर दिया। मिट्टी सेपरेट करने में दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो तुम 3-4 बार भी फिल्टर कर लोगे कुछ ना कुछ मिट्टी बची जाएगी। ये तुमने पर्सनली ऑब्जर्व करा होगा, नहीं करा तो ऑब्जर्व अब कर देना। सेम चीज यहाँ पे कि पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि मैं 10-10 ml उठाकर डाल रहा हूं तो भी सारे सॉल्यूशंस क्या हो जा रहे हैं मेरे? ब्लू हो जा रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में वो क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाती है अपनी। थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं अपन इसकी। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी में अपन क्या समझ सकते हैं, यहां पे एग्जांपल लो कि कुछ मैटर के पार्टिकल्स होते हैं जो कि मोशन में होते हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं विच आर इन मोशन। पार्टिकल्स इन सम मैटर्स, सारे मैटर्स में नहीं बोल रहा हूं, कुछ मैटर्स में। पार्टिकल्स इन सम मैटर्स आर इन मोशन। जैसे देखो मेनली हमारे पास जो मैटर होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड्स में पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, वो वाइब्रेट करते हैं अपनी ही पोजीशन पे। लिक्विड में थोड़ा सा पार्टिकल का मोशन होता है और गैस में थोड़ा और होता है। लिक्विड के पार्टिकल के मोशन को कैसे समझ सकते हो? जैसे पानी मैंने जमीन में फैला दिया तो जिस पॉइंट पे गिरा वो भी गीला होता है और थोड़ा सा आगे भी पॉइंट गीला होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पार्टिकल्स एक के ऊपर एक फ्लोट करके चले गए। लेकिन ऐसा हो कि मैं डस्टर यहाँ पे फेंकू तो ऐसा तो नहीं है ना डस्टर यहाँ भी गिरा और यहाँ पे भी डस्टर प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं होता है क्योंकि डस्टर के पार्टिकल्स मूव नहीं करते। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है हमारा, पार्टिकल्स इन सम मैटर्स आर इन मोशन। इसको समझने के लिए भी हम क्या देखते हैं? एक एक्टिविटी देख सकते हैं। क्या एक्टिविटी देख सकते हैं? एक अगरबत्ती लो, ठीक है, ये अगरबत्ती है तुम्हारी, इसको जलाया नहीं तुमने अभी, तो क्या होगा? जब इसको एकदम अपने नाक के पास लेके जाओगे तभी खुशबू आएगी। ठीक, तो अभी ये किस फॉर्म में था? अभी ये हमारा सॉलिड फॉर्म है, तो खुशबू मेरे को ज्यादा ढंग से आ नहीं रही है। मतलब मैं इसको अगर अगरबत्ती को यहाँ रख के दूसरे कोने में चले जाता हूँ कमरे के तो मुझे स्मेल नहीं आएगी, एकदम पास आने पे स्मेल आएगी। अब मैंने इसको जला दिया भाई, अब इसको मैंने क्या करा? बर्न कर दिया। जलाने के बाद ये धुआं निकल रहा है, तो ये किस फेज में कन्वर्ट हो रहा है? गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। अब तुम जाके कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो, धीरे धीरे तुम्हारे पास तक फ्रेग्रेंस आएगी। बोलो हाँ यार, आएगी फ्रेग्रेंस। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो गैसेस में कन्वर्ट हुआ, इधर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यहां से जो एरोमा निकली, जो पार्टिकल्स निकले वो मूव करते करते वहां पर पहुंच गए। इसका मतलब तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल्स के अंदर मोशन हो। तो इस एक्टिविटी से हमको पता चल रहा है कि मैटर्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ मैटर में वो मोशन में हो सकते हैं। जैसे जब वो सॉलिड था तो एकदम नाक के पास ले जाने पे खुशबू आ रही है, कमरे के कोने में चला जाऊंगा तो खुशबू नहीं आएगी, मतलब सॉलिड फेज में वो मोशन इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको आग लगाई तो ये गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, इसके अंदर जो भी परफ्यूम है वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब वो मेरे को दूसरे कोने तक स्मेल दे पाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स इन सम मैटर्स आर इन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं इसकी। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी अपने पास? तो बेसिकली तो ये 3 अपनी मेजर प्रॉपर्टीज की, अब तो जो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज बचती है उनको अपन देख लेते हैं। ठीक, इन तीनों प्रॉपर्टी को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है, सॉरी जो मैटर होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि पार्टिकल्स की फॉर्म में। सेकंड हमने क्या पॉइंट पढ़ा? सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम शायद इनको देख भी ना पाए नेकेड आईज से। तीसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा, तीसरे पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि
जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ मैटर के अंदर वो मोशन में होते हैं। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं फोर्स, या ऐसे लिख लो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव attraction force between them, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये कैसे पता चलेगा हमको, देखो यहाँ पे, इसके लिए भी तुम एक एक्टिविटी कर सकते हो, ये एक्टिविटी तुम घर पे भी कर सकते हो, बस थोड़ी सावधानी से, ठीक है। चौक लिया, ईंट ली, लोहा लिया, आयरन, ब्रिक, चौक, ठीक है, और हथौड़े से तीनों ठोक दिए, क्या होगा, चौक बहुत आसानी से टूट जाएगा, ब्रिक भी टूटेगा लेकिन थोड़ा मुश्किल से, और लोहा तुम नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि यहां पे जो था, जो पार्टिकल्स थे, ये तो हम पता कर चुके ना, देखो पहले ये तीनों पार्ट मैटर है, हाँ है, मास भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, फिर हम तीन प्रॉपर्टी शुरू में ये पढ़ चुके हैं कि भैया इनमें पार्टिकल्स भी होते हैं, तो इनमें पार्टिकल्स भी हैं, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये चौक जो है बहुत आसानी से टूट गया, मतलब पार्टिकल्स जो थे उनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा नहीं था। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लो, ठीक है, तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, बहुत इजीली तुम दोनों के बीच में अनबन हो गई, मतलब तुम्हारी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं थी ना, इसलिए तुम आसानी से टूट गए। सेम चीज यहाँ पे आसानी से टूट गया, मतलब इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, बिटवीन पार्टिकल्स वाज लेस। इधर थोड़ा ज्यादा था लेकिन फिर भी कम था, और इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर जो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाईएस्ट है, क्योंकि इसको मैं तोड़ ही नहीं पा रहा हूं ठोकने में, ठीक है, इसको हथौड़े से मारने पे हम तोड़ नहीं पा रहे, इसका मतलब आयरन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, देखो ये वैसे तो पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट वाले पॉइंट में कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग से देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, क्या होता है, इनके बीच में कुछ स्पेसेस होती है। अब ये पहले वाले हम वाटर वाले और जिसमें शुगर मिला रहे थे उसमें देख चुके हैं, क्या बोला था हमने, शुगर जो वाटर के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती है उसमें जा रहा है, तो क्या पता चल रहा है उससे हमको कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। तो जनरली ये जो हम डिनोट करते हैं, अब देखो ये भी सारे मैटर के लिए नहीं है क्योंकि सॉलिड में एकदम क्लोज होते हैं, लेकिन अगर तुम दो पार्टिकल्स को क्लोज भी लगाते हो, चलो मैं चार को लगा देता हूं, तो भी देखो ये वाली स्पेस एम्प्टी स्पेस आएगी, ठीक। अगर मैं इनको ऐसे भी अरेंज करता हूं, तुम बोलोगे सर इसको ऐसे अरेंज कर लिया जाए, तो चलो ऐसे भी अरेंज कर लो, देखो इस केस में भी ये बीच में एम्प्टी स्पेस आ रही है, तो तुम पार्टिकल्स का कोई भी अरेंजमेंट कर लो, तुम्हारे पास बीच में एम्प्टी स्पेसेस आने ही वाली है। इसलिए पांचवा पॉइंट हमारा क्या हो जाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती है, और यही दो पार्टिकल है, इन्हीं के बीच में हम क्या बोल रहे हैं, ये होगा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बात। तो ये बात होती है मैटर की 5 जनरल प्रॉपर्टीज की। अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम सॉलिड डिस्कस करते हैं, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में लिक्विड एंड सो। हर लेक्चर में हम एक एक टॉपिक ही उठाएंगे ताकि उसमें क्लैरिफिकेशन थोड़ा बेटर हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।